जिस तरह बद्रीनाथ सरकार ने एसआई भर्ती रद्द करने की जो याचिका रखी थी, उस पर सरकार ने जो जवाब दिया उप समिति की आड़ के अंदर कि उप समिति का ये जवाब है कि भर्ती रद्द नहीं हो। और उप समिति तो बहुत पहले ही जवाब इनको दे चुके। एक बार तो उप समिति ने पहले कह दिया था कि भर्ती को रद्द होना चाहिए। और एसओजी के एडीजी के हाईकोर्ट के अंदर बयान हुए, जिसमें एसओजी के एडीजी ने कहा कि व्यापक स्तर पर धांधली हुई है। 500 से ज्यादा फर्जी इसके अंदर है, 859 में से पीएचक्यू ने कहा, डबलएजी ने कहा और उप समिति भी मान रही थी। आज अचानक उप समिति को क्या हो गया कि सरकार को ये जवाब पेश करना पड़ा। और सरकार एक बात और भी कह रही है, उप समिति कह रही भर्ती रद्द नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये भी कह रही कि अभी भर्ती रद्द करना जल्दबाजी होगी। आप बताइए, दोहरा जवाब हाईकोर्ट के अंदर। वो तो हाईकोर्ट को निर्णय करना कि वो क्या करता है। और इसके अंदर उप समिति की जो नाराजगी है वो व्यक्तिगत मेरे से नाराजगी उप समिति की, क्योंकि उप समिति के अंदर जोगाराम जिसकी पोती नकल करते हुए पकड़ी गई, जवाहर बेगम जिसका दामाद जिसको सीबीआई ढूंढ रही है, और जवाहर बेगम का भारी विरोध भरतपुर और इन इलाकों के अंदर। जब मैं परसों घाट आरक्षण को लेकर मैं गया था, और एक दो लोग ऐसे हैं जो व्यक्तिगत व्यवस्था में उप समिति के अंदर रखते हैं। और जो लोग ऐसा ही भर्ती आंदोलन कर रहे थे रद्द कराने को लेके, वो लोग भी अब नहीं चाहते कि ऐसा ही भर्ती रद्द हो। क्रेडिट की लड़ाई है कि कहीं क्रेडिट हनुमान बेनीवाल को नहीं चला जाए, इसको लेके बीजेपी के लोग ये अंदर ही अंदर बात कर रहे हैं। और इसका पता इसी बात से लग सकता है कि जब हमने प्रधानमंत्री से समय मांगा, गृह मंत्री अमित हमें मिलने का टाइम दिल्ली से नहीं मिला, ये दुर्भाग्य है। और कल हमने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की आपात बैठक बुलाई है कि आगामी निर्णय हमारा क्या होगा, इस नए सिरे से इस आंदोलन को कैसा खड़ा करेंगे। और दिल्ली कूच का कार्यक्रम हमारा यथावत रहेगा, लेकिन उसकी तारीख का ऐलान हम कल करेंगे कि ये दिल्ली कूच किस समय होगा। दिल्ली कूच को आसान नहीं है अपने सिटी में जो दिल्ली कूच हो गए, वहाँ हजारों लाखों लोगों के साथ हमें दिल्ली कूच करना है। कौन से पॉइंट से हम सभा करेंगे, किधर से कूच करेंगे, क्योंकि मान लो कहते हैं जयपुर से अभी कूच कर नहीं रोक लेंगे 500 मीटर बाहर। तो दिल्ली कूच बड़े प्लानिंग से किन किन तरीके से होगा, कौन कौन से मुद्दे होंगे, इनको लेकर हम करेंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, मैं तो कहूंगा कि कई जातियों का जिनका सिलेक्शन ज्यादा हुआ है यहाँ पे, उन नेताओं ने इसको जातीय आधार पर बना लिया। वो कह रहे हैं कि भाई हमारे जाति के तो 80-90 हो गए, दोबारा पता नहीं हो कि नहीं हो, तो बेटी गंगा में हाथ धो लो। कई आपके जो लोग हैं बीजेपी के, उन्होंने मुझे लग रहा है कि एसआई के जो अभ्यर्थी है, इनसे मोटी रकम भी जो ट्रेनी है, इनसे मोटी रकम भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ली। नहीं तो थूके चाटा बीजेपी ने। इन्होंने ही कहा चुनाव से पहले कि एसआई भर्ती रद्द करेंगे, आरपीएच का पुनर्गठन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, अमित शाह ने कहा और तमाम नेताओं ने कहा। अब ये तो थूक के चाट लिया कि वो जो बात मैं कहूँ और मैं उस बात पे खरा ही नहीं उतरूं। या तो आप बयान दो मत, और जनता को बरगला के आपने वोट भी लिया, और 8 लाख परिवार राजस्थान की सरकार की ओर देख रहा है। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि राजस्थान की सरकार या समंजस में जिस तरह के अंदर कोर्ट में उन्होंने 2 बात कही। एक बात तो उन्होंने कह दी कि उप समिति कह रही कि भर्ती रद्द नहीं करेंगे। आपने शायद कोर्ट का पूरा जो सामने बहस हुई उस पर 2 पहलू देखिए। कह रही है कि उप समिति ने रिपोर्ट दी कि भर्ती रद्द नहीं करेंगे, और दूसरा अभी रद्द करना जल्दबाजी होगी। तो 2 बात हो गई नहीं, एक ही कहनी चाहिए भर्ती रद्द नहीं, बात खत्म मत छोड़। तो हाईकोर्ट के अंदर 7 तारीख से सुनवाई है। अब हाईकोर्ट अपना फैसला क्या करे क्या नहीं करे, कोर्ट जाना है, उनका काम है। हमें इनके लिए लड़ना है। हमारा एक कमिटमेंट है कि राजस्थान के एसआई अभ्यर्थियों को न्याय दिलाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि जो सही चुने हुए अभ्यर्थी है उनके साथ अन्याय हो, लेकिन वो पता कैसे करोगे आप सही गलत का, और कहां से पकड़ लेगी एसओजी? 500 का बता रही, जब 1 दिन में या 4 दिन में कहां से पकड़ लेगी इतने लोगों को? उसके बाद कौन सी मशीन है एसओजी के पास जो पकड़ लेगी? वहां भी तो 1 के साथ 2, 3 के साथ 1 फ्री का सिस्टम चल रहा है। वहां भी तो चोर डाकू बैठे हैं एसओजी के अंदर। 4 को पहले ही निकाला था, जिनकी जांच चल रही है, और मीडिया के अंदर भी खूब ही बातें चली। निश्चित रूप से राजस्थान के जवानों को लड़ना होगा, और कांग्रेस बीजेपी मिलकर राजस्थान को लूट रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। और इनको पता कि क्या कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन हल्ला कर लेंगे, 3 दिन मीडिया में छपेगा, फिर मीडिया छापना बंद कर देगा, दिखाना बंद कर देगा, अपना आंदोलन खत्म हो जाएगा। यही परिपाटी राजस्थान के अंदर रही है। इसलिए कोई भी नेता यहाँ लंबी लड़ाई लड़ता नहीं। और देखिए, लंबी लड़ाई लड़ी भी नहीं। जब पार्टी 66 साल बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनी, इससे अंदाज लगा सकते हो उन नेताओं के इतिहास का, जो सड़क पे क्या कहते हैं,
बंद कमरे में क्या कहते हैं और अपने मुद्दे को छोड़ के दूसरे मुद्दे को पकड़ लेते हैं, उसमें कह रहे हैं उस पर नो कमेंट। तो लोग उनको नहीं पूछ रहे हैं। जब राजस्थान की जनता इतनी जागरूक हो जाएगी कि नो कमेंट तो कह रहे हो, लेकिन वोट देते टाइम नो वोट, तब जाके राजस्थान सुधरेगा। निश्चित रूप से हमें लड़ना है। कल ही मैं तो बजरी का बहुत बड़ा आंदोलन करके आया हूँ। रोज आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति सड़कों पर लड़ रहा है, बिना सिस्टम के, बिना संगठन के, वो लड़ रहा है, जग रहा है, कोशिश कर रहा है और प्रयास कर रहा है। निश्चित रूप से जीत हमारी होगी। कल आपात बैठक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने हमने बुलाई, जिसमें 150 प्रमुख लोग हमारे आएंगे और आंदोलन का अगला स्वरूप क्या होगा आप देखिए। 70 दिन हो गए हमें धरने में बैठे हुए। इस दरमियान हमने दूसरे धरने भी दिए। इस दरमियान हमने 1 लाख से ज्यादा जवानों की रैली करी, जेल भरो आंदोलन चलाया और यहाँ से हटे नहीं। सरकार हमें नहीं थका पाई। हम राजस्थान की सरकार को थका देंगे और भजनलाल की विदाई भी करा देंगे अगर ठीक ढंग से काम नहीं किया। सरकार की मंशा तो क्लियर होगी आज की सुनवाई में। सुनिए मेरी बात, सरकार की मंशा है क्या? पहले आप समझो सरकार को कि भजनलाल जी, एक किस्सा एक व्यक्ति बता रहा था कि भजनलाल जी ने बोला कि यहाँ सड़क बना दो। मुख्यमंत्री अगर बोलता है तो हम लोग आधे घंटे बाद आदेश आ जाता है, 3 दिन में काम चालू हो जाता है। सरकार तो सरकार होती है, इसी से हम कह रहे हैं सरकार कब्जा करेंगे। सरकार जो कहती है वो करना पड़ता है, नीचे सरकारी जो कार्य हो। और बोले साहब 1 साल बाद वो काम नहीं हुआ। ऐसे तो हजारों उदाहरण है। भजनलाल जी का एक ही काम ठीक है, वो लोगों से मिल लेते हैं, खिला देते, पिला देते और खुद भी उनके साथ खाना खा लेते, नाश्ता कर लेते और हंसते थे। लोगों को लगता है भजनलाल बेचारा सीधा आदमी लोग कहते हैं। तो सीधा आदमी भजनलाल लोगों ने आसपास की जो चंडाल चौकड़ी या आपका जोगाराम, बेडम, ऐसे 1 दर्जन मंत्री ऐसे हैं जो नौसिखिया उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा। बेडम ने कभी थोड़ा ही सोचा कि पहली बार एमएलए बढ़कर घर राज्य मंत्री बन जाऊंगा मैं। हाँ, फाइल उसके बाद नहीं जाती होगी, ये निश्चित होने का राज्य मंत्री पर कोई फाइल नहीं जाती। सारी फाइल हम देख रहा है और वहां गौरव श्रीवास्तव बैठ रहा है, सबसे बड़ा पुलिस का चोर डाकू कह सकते हो उसको, जो पूरे राजस्थान के उसके आईटी लगा रहा है। पूरी बजरी और लिकर का जो काम कर रहा है, उसके सारे रिश्तेदार सारे यहाँ के हरियाणा से डेरा डाल चुके राजस्थान के अंदर। और 2 साल से गौरव ने सबसे ज्यादा कमाई की। गौरव ने एक कमिटमेंट कर लिया कि मैं भर्ती नहीं होने दूंगा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल में बैठे और मैं जब नागौर एसपी था तो हनुमान जी ने मुझे तंग परेशान किया। उसने भी प्रेस स्टेटमेंट बना रखा है। तो मेरे विरोधी जो चारों तरफ है, अब उनको एक ही लगता है कि अगर भर्ती रद्द हो गई तो हनुमान बेनीवाल का कद बढ़ जाएगा। वो तो मेरा वैसे ही बढ़ेगा। वो कद कोई गौरव श्रीवास्तव के, मैडम के, जोराराम के हाथ में, इसके जोगाराम के हाथ में नहीं है। इनके तो खुद के पोती बच्ची को पूछा कि बेटा आप नकल क्यों कर रही हो? बोले दादू ने कहा कि नकल में बेटा अक्ल होनी चाहिए, तो थोड़ा मैंने अक्ल का उपयोग नहीं किया, इसलिए पकड़ी गई, नहीं तो मैं नहीं पकड़ी जाती। दादू हमें यही सिखाते हैं। तो ये कहानियां राजस्थान की। अब इस राजस्थान को हमें बदलना है। लग रहा है कि अभी हमारा और कोई संघर्ष या कोई तपस्या होगी जो बाकी है, वो सड़कों में करेंगे। निश्चित रूप से झुकाएंगे राजस्थान की सरकार को, दिल्ली को भी दिखा देंगे कि हम उससे ज्यादा ताकतवर है जितने हम पहले थे। जवाहर सिंह मैडम का पलटवार आया आपके बयान पर, तो कह रहे हैं हनुमान बेनीवाल। कौन से बयान में? मैडम का जो दिया था। मैडम का क्या था? मैडम। अच्छा, वो पीछे से कहा, उनको सुना ही नहीं दिया था मुझे। उनका मैडम भाई मैंने कहा मैडम हो गया, क्योंकि मैंने कहा आधा समझ नहीं आता ना। कई अंग्रेजी में लोग बोलते मिस्टर मैडम नहीं जानते ना, मिस्टर मैडम जी, मैडम जी, ये तो मिलता जुलता को इसके अंदर ज्यादा क्या है, वो तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका कहना ये था कि जब से सांसद की वाइफ आ रही है तब से उनको मैडम कहने की आदत हो गई। देखिए, इस बीजेपी का तो हमारे मारवाड़ में तो लेना देना नहीं था। नाथुराम सिंह मिर्जा इनको आए तक जूते मरवाते थे, बीजेपी के लोगों को पटवा दिया अखाड़ों के अंदर। जहाँ मेरा ही परिवार भाजपा को नागौर जोधपुर में लेके आया और भाजपा के तमाम जो मैडम भजनलाल घूम रहे हैं ना, अगर मेरा वसुंधरा झगड़ा नहीं होता तो अगर झाड़ू लगा रहे होते पार्टी कार्यालय, क्योंकि कोई औकात नहीं थी। वसुंधरा को सड़कों पर लड़के मैंने उसका क्रेज खत्म किया और उसकी वजह से भजनलाल पैदा हुआ और मैडम पैदा हुआ। अगर वसुंधरा नहीं जाती तो ये कहां से आते? तो इनकी तो उत्पत्ति याद होगी मेरे से। भाई मेरे संघर्ष से ही तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक नया युग आया। मुझे क्या पता था कि नए युग के अंदर इस तरह के लोग आ जाएंगे। अगर ये पता होता तो फिर मैं क्यों लड़ता? मेरे लड़ने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन लड़ाई मैंने लड़ी है। और मैडम का बिना बीजेपी क्या है बताओ मुझे? आज मान लो हटा दे यार, कहते मैडम साहब आप जाओ इलाके में, 1500 वोट नहीं आएंगे। बिना पार्टी के इनका कोई जनाधार नहीं। भजनलाल जी खुद की क्या स्थिति थी अच्छी तरीके से भजनलाल जी जानते। पार्टी कार्यालय के अंदर कौन सा काम ये करते थे, क्या इनकी स्थितियां थी। मुझे याद है 2002-3 के अंदर जब वसुंधरा आई थी तो पार्टी कार्यालय के अंदर आती थी, भजनलाल जी आगे होकर बार बार अपना नाम बताते थे, बार बार कहते थे
भजन लाल साहब तो नहीं जानते थे, बहुत लोग काम करते पार्टी करने में, तो ये भी काम ही करते थे, वो काम करते थे। आज मुख्यमंत्री अगर पट्टी से बढ़ गए उसमें कुछ भी नहीं, लेकिन ये राजस्थान और देश में संदेश चला गया कि कांग्रेस और बीजेपी एक है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब राजस्थान के जवान को, जनता को सोचना है कि आप ये सोचिए, ये तो हम लोग बैठे हैं, तब छोटा मोटा न्याय आपको मिलता है। अगर सोच लो कि हम माइनस हो जाएं, लड़ाई बंद कर दें और हम भी सत्ता के पिछले को बढ़ जाए, तब राजस्थान का क्या होगा मेरे भाइयों। राजस्थान के जवानों को सोचना, तैयारी कर लो अगले आंदोलन की, दिखा देंगे सबको कि हम भर्तियां भी रद्द कराना जानते हैं, हम सरकार के सिस्टम को बदलना जानते हैं। जिन्होंने वसुंधरा का क्रेज खत्म कर दिया, तो भजनलाल उनके सामने क्या बेचते हैं, वो समय भी आ जाएगा। तो कोर्ट की उसकी अगली सुनवाई का वेट करेंगे हम कल फैसला, मैंने आपको बता दिया कि कल फैसला करेंगे। देखिए दिल्ली कुछ किया नहीं किया, लेकिन मैं ही मेरा रिकॉर्ड तोड़ूंगा, मुझे करना कुछ तो किया तो हो तो गया। मैं कम से कम मेरी 90% बातों पर सच्ची कर रहा हूँ, अभी 10% बाकी और कर दूंगा मैं। कल हम फैसला करेंगे, क्योंकि दिल्ली का ये तो कम से कम 1 लाख लोग दिल्ली कोर्ट के अंदर होना चाहिए, तब जाके सरकार की सांस खुलेगी दिल्ली वालों की। तो भजनलाल को डांटेंगे, ये तुमने क्या क्या खाया, दिन भर मिठाई खाते रहते हो, या ये जो करते हो आप, खाने के अलावा ध्यान नहीं रखते कि राजस्थान का ये इधर क्यों आ रहा है हमारी तरफ, तब पता लगेगा। अगर वही हम पता लगवाना चाहते हैं, दिल्ली कूच हमारा निश्चित है, कल हम तय करेंगे इसको किस तरीके से, कैसे करके। और मुद्दे हमारे पास आ जाएंगे, अग्निवीर का मुद्दा है, भरतपुर धौलपुर का जाट आगे मुद्दा और आ गया, और आते रहेंगे। हम राजस्थान के जवान की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे। हो सकता है भजनलाल जी के ऊपर कौन सा प्रेशर, मंत्रियों का या किस जाति का प्रेशर होगा, हमें तो सारी बात का पता लग गया। लिस्ट हम मंगवा रहे हैं आज सारी उसमें कौन सी, किस जाति के कितने कैंडिडेट इसके अंदर पकड़े गए और किस जाति के कितने कैंडिडेट बचते हैं। हम एक बार लिस्ट चेक करने के बाद उसके बाद हम आपको बता देंगे कि कौन कौन से नेता किस एंगल से किन किन की मदद कर रहे हैं, कितना कहाँ से सिस्टम सेट हुआ। ठीक है। नेता लगातार आंदोलन कर रहे हैं, वो नजर नहीं